नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। देश के 15वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। देशवासियों का जताया आभार। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे से संसद फिर ठप। स्पीकर ने कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया। इधर गोयल बोले, देश में महंगाई काबू में। दल और व्यक्ति का विरोध देश विरोध ना बने। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत। विकास में अड़ंगा डालने के लिए भी घेरा। पार्टी सिंबल मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट। विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसले तक चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग। शिंदे ग्रुप ने सिंबल पर किया है दावा। बाजार में 6 दिन की तेजी पर आज लगा ब्रेक। सेंसेक्स निफ्टी आधा % गिरकर बंद। ऑटो एनर्जी में बिकवाली, लेकिन मेटल्स में अच्छी खरीदारी। केरल के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, देश में चौथा मामला। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने आज शपथ ली और वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, वो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। वो 64 साल की हैं। आज के संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के मंत्री, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां उन्होंने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रही हैं। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों का आभार जताया। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि पूरे देश में आज गर्व से द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते देखा। उनका पद ग्रहण करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, खासकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने आशा का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उन्होंने आगे के रास्ते को लेकर एक भविष्यवादी नजरिया पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहे हैं, इससे लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। चीफ जस्टिस ने ऐसी बात क्यों कही? आज आवाज अड्डा पर इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ और सदन चल नहीं पाया। वहीं हंगामे की वजह से कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
महंगाई को लेकर आज पीयूष गोयल ने कहा कि वो देश में महंगाई अभी कंट्रोल में है। भारत में जो कांग्रेस और यूपीए के जमाने में डबल डिजिट इन्फ्लेशन का आदत पड़ गई थी, उसके सामने भारत में तो 4-5-6% महंगाई लगभग एवरेज रही है। हाल के दिनों में इतनी बड़ी विश्व में समस्याओं के बावजूद भी हमारी महंगाई 7% के आसपास है, जो विदेशों के निस्बत बहुत कम है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार ने, हमारी कई राज्य सरकारों ने बहुत प्रभावी रूप से महंगाई को रोका है। और संसद की डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए आज क्या क्या हुआ संसद में? देखिए, आज दरअसल नए हफ्ते की शुरुआत थी, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद संसद का सत्र चलेगा। हालांकि संसद के पहले हिस्से में 2 बजे तक संसद की कार्रवाई नहीं चली, क्योंकि पहले से ही तय था कि राष्ट्रपति मुर्मू शपथ ले रही हैं, तो वहाँ पे सारे सांसद मौजूद रहेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद 2 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई। दोनों सदनों में प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन हंगामा पिछले हफ्ते की तरह ही जारी रहा और हंगामा इस कदर बढ़ता रहा कि 2-3 बार संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। और जब बाद में 4 बजे संसद की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, तो 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया लोकसभा से इस मानसून सत्र के लिए, क्योंकि चारों सांसद बार बार चेतावनी देने के बावजूद सभापति के चेयर तक पहुंचते थे, प्ले कार्ड दिखा रहे थे और बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं माने। इनके निलंबन के बाद हंगामा और ज़्यादा बढ़ गया। चारों कांग्रेस के सांसद थे और फिर जाहिर तौर पर संभव नहीं था संसद चलाना, तो लोकसभा की कार्रवाई तो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई चली। राज्यसभा में एक बिल था जिसको पारित कराने पर चर्चा हुई, सरकार ने पारित कराया और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि कल भी संसद चल पाएगा, इसकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने सोनिया गांधी फिर से पहुंचने वाली हैं, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है और वो पहुंचती है तो फिर से कांग्रेस का धरना प्रदर्शन सदन के बाहर, सदन के अंदर चल सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी रहेगी। इस बीच सरकार ने साफ कहा है कि जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वस्थ होती हैं कोविड से, वो तुरंत आकर के यहाँ पे महंगाई पर चर्चा कराने को तैयार है, चर्चा करने को सरकार तैयार है और जीएसटी को लेकर भी चर्चा करने को तैयार है। शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। तो ये था संसद का अपडेट आज का, और आज भी कुछ खास संसद में हो नहीं पाया। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि किसी एक दल या व्यक्ति का विरोध देश विरोध में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश, समाज और राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए। समाजवादी पार्टी एसपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम ने ये बातें कही। ये हर एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदलें। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम है। और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन था और बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 306 पॉइंट गिरकर 55,766 पर और निफ्टी 88 पॉइंट गिरकर 16,631 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की गिरावट रही। सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, आईटी, पीएससी शेयरों में देखने को मिली। और बाकी हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए आज तेजी और मंदी कहां रही? एक बड़े इवेंट के बाद मार्केट आज खुल रहा था, जिसमें रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के नंबर्स का रिएक्शन आज मार्केट ने दिखाना था, तो उसके लिहाज से आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील शुमार रहा, 2.5% की बढ़त। इंडस्ट्रियल 2% ऊपर, कोल इंडिया करीब 2% ऊपर और हिंडाल्को रफली 1.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में नेस्ले 1.5% नीचे, मारुति करीब 2.5% नीचे, श्री सीमेंट 0.5% नीचे और बजाज फिनसर्व रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो नवीन फ्लोरिन शानदार तेजी
तेजी नंबर्स के बाद 11% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.5% ऊपर, इंडियन होटल 3.5% ऊपर और जीएसपीएल करीब 2.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जीएसपीएल, ऑयल इंडिया, पीबी फिनटेक और आईडीबीआई ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर करीब 4 से लेकर 4.5-5% तक की बिकवाली आज देखने को मिली। मेटल में आज टाटा स्टील लीड कर रहा था, जीएसपीएल करीब 3% ऊपर था, एपीएल अपोलो 2% ऊपर था और अदानी इंटरप्राइज जो कि सेक्टर में शुमार है करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी में से आज लीड कर रहे थे एम्फेसिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक और विप्रो, करीब आधा से 2% तक का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक वोलेटाइल सेशन, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो थी वो मार्केट में जरूर देखने को मिल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और अगर आप ऑनलाइन सेल का इंतजार करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सेल के दौरान साइबर हमले बढ़ जाते हैं। पिछले साल अगस्त महीने में रिकॉर्ड साइबर हमले हुए थे। साइबर ठग मुफ्त सामान और भारी डिस्काउंट के नाम पर लोगों को चूना लगाते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सावधान, सेल सीजन में साइबर ठग आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। खासकर बड़े प्लेटफॉर्म पर जब रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेल लगती है तो साइबर ठगी बढ़ जाती है। सरकारी एजेंसी सर्ट यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक पिछले साल अगस्त में साइबर ठगी के रिकॉर्ड 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस साल जनवरी से लगातार हर महीने 1 लाख से ज्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें देश विरोधी ताकतें हैं जो सरकारी वेबसाइट और सिस्टम को टारगेट करती हैं। साथ ही रैंसमवेयर और फ्रॉड लिंक भेजकर लोगों को भी चूना लगाया जा रहा है। ये जो अटैक है अब तेजी से बढ़ेगी। आप देखेंगे कि अगले जो कुछ 2 हफ्तों में अचानक से एक अटैक्स की बाढ़ आएगी। और जो साइबर क्राइम है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो कई सारी स्कीम्स हैं वो ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भेजी जाती हैं, घुमाई जाती हैं, जिसमें लोगों को डिस्काउंट ऑफर होते हैं, फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर होते हैं कि भाई फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस डे है तो आपको इतना फ्री मिलेगा, वहाँ पर ये फ्री शूज़ मिल जाएंगे, फ्री शर्ट्स मिल जाएंगी और दुनिया भर की जो फ्री बाइज है वो बांटी जाती हैं। लोग उसके ट्रैप में आते हैं। सर्ट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में साइबर अटैक की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। 2019 में 3,94,000, 2020 में 11,58,000, 2021 में 14,02,000, जबकि इस साल जून तक 6,74,000 साइबर अटैक के मामले ट्रैक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा साइबर अटैक 19 देशों से ओरिजिनेट होते हैं। इसमें चीन, टर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, हांगकांग, अल्जीरिया, ब्राजील, वियतनाम और अमेरिका प्रमुख हैं। इस साल 15 अगस्त के दौरान ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साइबर अटैक और भी बढ़ सकते हैं। उसका कारण है जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक रीजन, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर, भारत का डिजिटल क्षेत्र में बढ़ना, भारत का ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन बढ़ना। 15 अगस्त के दौरान ये इस तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, साइबर अटैक्स बढ़ जाते हैं। फेस्टिव सीजन सेल्स के दौरान साइबर ठग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और मेल पर बड़ी तादाद में फर्जी लिंक शेयर करते हैं, जिन्हें यूजर्स फ्री गिफ्ट के लालच में जमकर शेयर भी करते हैं। ऐसे फ्रॉड लिंक पर एक बार क्लिक करने का मतलब हुआ अपने कंप्यूटर और अपने मोबाइल की सारी संवेदनशील जानकारियां साइबर ठगों से शेयर करना। इसलिए ऐसे फर्जी लिंक से सावधान रहने में ही भलाई है। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। तो सावधान रहिए, अभी सेल का सीजन आने वाला है। और अब बात करते हैं यूके के प्रधानमंत्री की रेस क्या चल रही है। अब दिलचस्प होती जा रही है। बड़े दावेदार ऋषि सुनक ने चीन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर वो जीते तो चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। दरअसल उनकी विरोधी लिज ट्रस ने सुनक पर आरोप लगाया था कि वो चीन को लेकर नरम है। डिटेल के लिए बात करते हैं, लंदन से संजय सूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी बताइए वहां पर, और उनके साथ ऋषि सुनक के लीड कैंपेनर रेमी रेंजर भी हैं। संजय जी, वहां की कहानी अब आपकी जुबानी, ओवर टू यू। देखिए, ओवर टू लॉर्ड रेमी रेंजर, जो कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े सीनियर, बड़े अनुभवी सदस्य हैं और उनका बड़ा योगदान है ऋषि सुनक को आगे बढ़ाने में। और उनकी बड़ी कड़ी नज़र है जो नई नीति की घोषणा की है ऋषि सुनक ने, जो कि चीन को लेकर है। तो लॉर्ड रेंजर ये बताएं
कि एक तरफ भारत की बड़ी भारी समस्या है चीन के साथ, इधर ऋषि सुनक ने ये लाइन ली है, इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि चाइना जो है कैन नॉट बी ट्रस्टेड। हम चाइना को जो अपने देशवासियों को कैसे ट्रीट करते हैं, आपको पता ओवर ए मिलियन वीगर मुस्लिम आर इन कंसंट्रेशन कैंप, जो अपने लोगों को आज़ादी नहीं देते, अपने लोगों को बैड ट्रीट करते हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? दे आर ए सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप है, वो हम जो है सेकुलर डेमोक्रेसी, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, वी गिव इक्वालिटी टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ रेस लेकिन रिलीजन। ब्रिटेन में क्या इसका फर्क पड़ेगा जो ऋषि सुनक का ऐलान है? वो बड़ा ज़बरदस्त करेगा क्योंकि इन्होंने क्या करना है, चाइनीज जो है उन्होंने ऑलरेडी स्पाइज स्टूडेंट बना के भेजे हुए हैं, जो पीपल लिबरेशन पार्टी के जो सदस्य हैं ब्रिटेन में भेजे हुए, ब्रिटेन में कई तो पकड़े भी गए हैं ना, तो इसलिए ब्रिटेन हैज डिसाइडेड नॉट टू ट्रस्ट देम, कि दे कांट बी ट्रस्टेड, कि जो ये काम करते हैं दे अंडरमाइन ये जो कंट्रीज विद फ्रीडम डेमोक्रेसी जो है उनको अंडरमाइन करते हैं, ये स्पाई करते हैं, फिर उनकी सीक्रेट ले जाते हैं। और ऋषि सुनक ने जो कहा है अगर ये लागू हो जाए तो इससे क्या असर पड़ेगा? ये लागू करना पड़ेगा फॉर आवर ओन गुड। देखो जो इन्होंने हांगकांग में हमें प्रॉमिस किया था कि हांगकांग के सिटीजन को ये प्रॉपर दो सिस्टम चलेगा, वो तो सारा उन्होंने खींच लिया, उनको वापस चाइना के अंडर कर दिया, तो दे कांट बी ट्रस्टेड। इसलिए जो ऋषि सुनक ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा यूके में। हम चाइना से जो सामान लेते हैं, क्योंकि जो लेते हैं वी आर एक्सपोर्टिंग जॉब टू चाइना, हाँ जी, हमारी जो इकॉनमी है वो सफ़र करती है लॉन्ग रन। तो अभी हमें व्हाट वी हैव टू डू कि जो चाइना से हम लेते हैं माल, अब रशिया का हाल देख लिया आपने, सिमिलरली चाइना ने एक दिन ताइवान पे अटैक कर दिया। इसको मॉन्स्टर को इतना फीड मत करें, इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ना दे कि हमें ही अटैक करें। जी, अब देखते हैं लॉर्ड रेंजर की बहुत देर से हम सुन रहे हैं कि जो भारतीय वोट है ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ जा रही है, लेकिन क्या भारतीय यहाँ कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य भी बन रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या इस ट्रस और सुनक के बीच में जो मुकाबला चल रहा है, भारतीय वोट कुछ फर्क ला सकती है कि नहीं? बहुत फर्क ला सकती है। अगर आपको याद होगा कि लास्ट इलेक्शन में इंडियन वोट्स गेव मैक्सिमम सपोर्ट टू द कंजर्वेटिव पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी की जो मेजॉरिटी थी, रिकॉर्ड मेजॉरिटी आई। नहीं, वो तो वोटर हैं, लेकिन क्या इंडियन लोग कंजर्वेटिव पार्टी की मेंबरशिप ले रहे हैं? हाँ, बहुत ले रहे हैं। जब से ऋषि आया है, हमने तो कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था कि एक दिन हमारा अपना देश का मेंबर पार्लियामेंट वो एक दिन लीडरशिप के लिए चैलेंज करेगा, और ही हैज़ बीन सबसे आगे रहे हैं, 3 वोटों में सबसे आगे है। उनको सब जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने उनको फेवर किया है, और बड़े बड़े जो, क्योंकि देखो दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द ब्रिटिश पॉलिटिक्स। हमने ये देखना है कि कलर इज को आगे करते हैं कि कैलिबर को करते हैं, तो ये इनका भी बहुत टेस्ट होगा कि एक सदस्य जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरिट से आगे बढ़ रहा है, उसको हमने रेस या रिलीजन के दौर पे हम उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते, उसको डिवैल्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट विल बी डैमेज टू द कंट्री। जी, बड़ी उम्दा बात की आपने लॉर्ड रेंजर की। कलर और कैलिबर की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल दौड़ में लिज ट्रस आगे हैं, और सब ये मानते हैं कि इसमें कलर जो है फैक्टर है, चाहे वो लोग इस बारे बात करें या ना करें। तो क्या आप मानते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य एक हिंदुस्तानी को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है? देखो, पहले ऋषि की जो पॉपुलैरिटी है उस वो चांसलर बना था, वो भी नंबर 2 जॉब है, वो अपनी मेरिट से बना था, वो नहीं बना था कि वो इंडियन है, अपनी मेरिट से आगे आया है। और देखो उसने प्रूव किया है, उसके पास एक्सपीरियंस है, ही इज़ हाईली एजुकेटेड। देखो पैंडेमिक ने कंट्री की इकोनॉमी को शटर कर दिया था, अगर ऋषि का दिमाग ना होता, विजन ना होता, कितनी जॉबें जा सकती थी, कितनी बिजनेसें क्लैप्स हो सकती थी। ऋषि हैज़ एक्सपीरियंस टू डील विद द इकोनॉमी अंडर मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए जो काम करना है आगे, जो गैप नैरो करना है, और ऋषि ने खुद करना है। आज रात को भी डिबेट है, हेड टू हेड डिबेट, उसमें भी ऋषि विल शाइन थ्रू बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड रेंजर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, ये तमाम अपडेट के लिए। आप लगातार हमें बता रहे हैं ब्रिटेन में क्या कुछ चल रहा है, और ऋषि सुनक के लिए भारत में भी लोग सांसें रोक कर इंतजार कर रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे। सीमा पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए भारत ने कड़ा और अहम फैसला लिया है। भारत अगले 2 से 3 महीने में अपने दूसरे S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चीन के बॉर्डर पर एक्टिव कर देगा। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत की तरफ से उठाया गया ये कदम चीन के छक्के छुड़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक रूस से इंपोर्टेड S-400 दुश्मन देश के फाइटर जेट, बॉम्बर और ड्रोन विमानों को दूर से ही डिटेक्ट करके तबाह कर देगा। इसके अलावा भारत ने अपना पहला S-400 पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर रखा है। आपको बता दें कि चीन सुरक्षा मामले में कतई पीछे नहीं है। पिछले 2 साल में उसने भारत के खिलाफ 2 S-400 सिस्टम को सीमा पर तैनात कर रखा है। यूक्रेन संकट के कारण मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई छोड़ देश वतन लौटे भारतीय छात्र अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें देश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाई जाए। इन छात्रों से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। यूक्रेन संकट को शुरू हुए लगभग 6 महीने होने वाले हैं। युद्ध के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने वहां फंसे भारतीय छात्रों को जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे थे उन्हें रेस्क्यू किया। अगर आप यहां देखें, युद्ध के पहले जो स्थिति ये मेडिकल कॉलेज था, यूक्रेन फेमस है, खार्किव मेडिकल कॉलेज का एक दृश्य है। युद्ध के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई और नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार को उन तमाम छात्रों को वापस बुलाना पड़ा जो कि वहाँ फंसे हुए थे। लेकिन अब इन छात्रों के सामने एक अलग तरह का संकट आ गया है। संकट ये है कि अब इनका करियर जो है वो अनिश्चितता में फंस चुका है। क्या किसी तरह का कोई एश्योरेंस दिया गया था कि जब आप आएंगे तो आपको कोई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जाएगा? जी सर, जैसे कि हम पोलैंड बॉर्डर से आए थे तो हमारे वहाँ पे जो मंत्री गए थे वो जनरल वीके सिंह गए थे, तो उन्होंने बताया कि जो है मोदी जी आपको सुरक्षित जो है यहाँ से ले जा रहे हैं और आपका जो सपना था डॉक्टर बनने का वो भी बर्बाद नहीं होगा और वो भी सिक्योर होगा। लेकिन अब 4 महीने हो गए, 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए, लगभग 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक अभी सरकार अभी तक कुछ भी नहीं की है कि आपका क्या होगा नहीं होगा। बस ऐसे बोल रहे हैं कि आपके लिए काम चल रहा है, काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है वो तो हमें पता है कि क्या चल रहा है। भारत सरकार है वो हमें यहाँ पे पढ़ने की जगह दे दें ताकि हम जो अपनी डिग्री है वो पूरी कर सकें। अब यहाँ पे अगर सीट देने की बात है, अगर हमारे एनएमसी सोचते हैं कि जो एजुकेशन जो क्वालिटी है वो यहाँ पे एफएमजी को एडमिशन देने से ख़राब होगी, तो हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जगह मांग रहे हैं ताकि हम अपनी डिग्री पूरी कर सकें और डिग्री पूरी होने के बाद वो हमारा जिस तरह से एफएमजी लेती है वो ले ले हमारा, हमें देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो मेडिकल लाइसेंस उसके बाद दें, लेकिन एटलीस्ट हमें जगह प्रोवाइड करें ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े, बाहर दोबारा ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। ये बताइए आपका कितना खर्च हुआ जब आप वहाँ पे पढ़ाई करने गए? किस ईयर में थे आप और कितना खर्च हुआ अब तक? जो यूक्रेन की पूरी पढ़ाई थी वो कितना खर्च हो पाया इसके अंदर? सर मैं 3rd ईयर में था यूक्रेन में और फर्स्ट ईयर में 10 से 12 लाख लगते हैं, फिर हर साल कम होते चले जाते हैं 5 से 6 लाख। तो मैं अभी 3rd ईयर कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरे लाखों रुपए लग चुके हैं। लगभग 20 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं सिर्फ फीस में, सिर्फ इसी के अंदर। और अभी जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें तो सब यही लोग हमारे रिलेटिव से लेके आया, सब लोग हमें यही बोलते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो चुका है क्योंकि वॉर के वजह से अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस आया? आप लोगों से कोई बातचीत की गई, कुछ बोला गया कि कुछ किया जाएगा? कहाँ कहाँ आपने बात रखी है अब तक? नहीं सर, हमारे सरकार की तरफ से हमारे लिए अभी कोई भी एश्योरेंस नहीं आया है। हम एनएमसी के बाहर भी खड़े हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, हमने वहाँ पर भी बात करी थी तो उन्होंने भी अभी तक हमें कुछ एश्योरेंस नहीं दिया है। अब यूक्रेन हम जा नहीं सकते और यहाँ पर हम फंस कर रह गए। करीब 12,000 छात्र वापस आए हैं वहाँ से। 12,000 छात्रों को कैसे एकोमोडेट करेगी सरकार? देखिए 12,000 छात्र मेडिकल स्टूडेंट्स है और इंडिया में कॉलेज है 606 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इस हिसाब से देखें तो हम पर मेडिकल कॉलेज कम से कम 15 या 20 मेडिकल छात्र जाएंगे और पर ये तो 3 या 4। इसका मतलब हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना या कि नए टीचर्स को डालना है, बस हमें सीट्स चाहिए जो कि बहुत कम है। हर मेडिकल कॉलेज में अगर छात्र जाते हैं तो हम आराम से अपना पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हम खुद को प्रूव करने के लिए एफएमजी या फिर नेक्स्ट एग्जाम देंगे और फिर इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे और आगे जाके लोगों को सेवा करेंगे। यस सर, नो अदर ऑप्शन, जाना ही पड़ेगा। मैं युद्ध के बीच में भी जाएंगे? युद्ध के बीच में ही जाना पड़ेगा सर, बिकॉज सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर हम 1 महीने की भी एब्सेंट ले लेते हैं तो हम एक्सपेल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी से। 3 साल 4 साल हमारा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, फिर हमें जाना ही पड़ेगा सर वॉर की कंडीशन में भी। तो लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं इन छात्रों के पास, लेकिन उसके बाद भी इनके पास ना तो डिग्री है और ना ही भविष्य को लेकर कोई एश्योरेंस सरकार की तरफ से अभी मिला है। इन छात्रों का कहना है कि अगर
अगर जो है इन्हें सरकार यहाँ भारतीय कॉलेजेस में एकोमोडेट नहीं करने की परमिशन देती है तो फिर ये धरने पे या तो बैठे रहेंगे और साथ ही जब बहुत जल्दी ये वापस यूक्रेन जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। वेस्ट इंडीज के साथ लगातार 2 मैच जीतने के बाद भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। ये मैच क्वींस पार्क ओवल में खेला गया। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 312 रनों की चुनौती रखी। इसके बाद अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन की अर्धशतकीय पारी के साथ भारत ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं इससे पहले हुए वनडे में भारत ने वेस्ट इंडीज को 3 रन से हराया था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।